हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 12 जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है, उसके थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक की जितने भी हमने 2 एक्सरसाइजेज की हैं या थर्ड एक्सरसाइज के जो 8 क्वेश्चंस किए हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज की समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन की हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ये इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ए वेक्टर से डिनोट किया हुआ है और साथ साथ ये भी दिया गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना है, 13 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसका पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं। ए क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 5, n, दैट इज इस ए को हम 5i प्लस nj के रूप में लिख सकते हैं। नाउ हमें इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जबकि एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड तो हमें 13 दे रखा है ना। तो यहाँ से अब देखिए एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो ये कितना जाएगा, 169 इज इक्वल टू 25 प्लस n स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड्स, ठीक है। सो 169 माइनस 25 144, सो 145 इज इक्वल टू n स्क्वेयर। सो n की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 12, है ना। और यही तो हमें निकालना था। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना था इसमें, और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 10th क्या कहता है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हैंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखिए किसी भी पोजीशन वेक्टर में जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो इन आई जे के स्केलर कंपोनेंट ही होते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखिए इसको एक नाम दे देते हैं, लेट ए से डिनोट कर देते हैं इसको आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन रेशियो बताने हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है, हम यहाँ पर वी नो दैट में लिख सकते हैं, वी नो दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, आर द स्केलर कंपोनेंट्स, है ना, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, उसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएंगे, इनको नॉर्मली इस तरह की ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और ये डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग दिखाए जाते हैं, तो कोमा लगा के फिर शो करना होता है हमें, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, डायरेक्शन कोसाइन भी हमें यहाँ से निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए आप किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताना है ना, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो और उस यूनिट वेक्टर के जो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ये आई थिंक √14 बन जाएगा, है ना। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ, या अलोंग भी लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसके इक्वल हो जाएगा, ए कैप के। और ये ए कैप कैसे निकल के आएगा, ए वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, है ना। तो ए वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय क्या है, √14। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14k, राइट। अब हम फिर से वी नो दैट की एक लाइन लिख देते हैं ना। वी नो दैट जैसे हमने वहाँ लिखा था डायरेक्शन रेशियो, उसी तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन लिख देते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर द स्केलर components of a unit vector in the direction of same vector of a unit vector of that vector बोल देते हैं, of that vector, कि उस वेक्टर का जो भी यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, वो स्केलर कंपोनेंट ही एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस ए वेक्टर आर क्या हो जाएंगे, 1/√14 कोमा 2/√14 कोमा 3/√14, सिंपल, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियो बताने हैं तो उसके स्केलर कंपोनेंट वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्शन को साइन बताना है उस वेक्टर का, तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और फिर उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए। उस यूनिट वेक्टर के बोला है मैंने, दैट मीन्स कि वो स्केलर कंपोनेंट है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके 2 पार्ट थे आई थिंक, हमने अभी एक ही किया है। चलो एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बताना है हमें राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर दिस, और यहाँ ए और बी दे रखा है। अरे ये तो छोटा सा है, हो ही जाता। तो चलिए देखिए ए और बी क्या गिवन है वो लिखते हैं पहले। गिवन ए आई प्लस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर दिया गया है, अच्छा -2k था, कोई नहीं, 2 -4 एंड 5, 2 -4 एंड 5। नाउ अब हमें देखो क्या निकालना है, 3a प्लस 2b एक वेक्टर बनाना है। स्टार्टिंग में हम करके आए हैं काफ़ी ऐसा, है ना। और फिर उसका डायरेक्शन रेशियो हमें बताना है। तो फिर से यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही सेम चीज़ हमें लिख के बतानी है। क्लियर। चलिए तो देखिए नाउ 3a प्लस 2b था ना, या 4b था, 2b था। तो नाउ 3a प्लस 2b किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस 2 टाइम ऑफ बी वेक्टर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 4i माइनस 8j प्लस 10k।
तो ये कितना बन गया, 3 and 4 7i, 3 minus 8 minus 5j minus 6 plus 10 plus 4k। ठीक है, सो अब हम वो लिख सकते हैं लाइन कि वी नो दैट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर जो होते हैं वो उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3a प्लस 2b आर क्या हो जाएंगे, 7 -5 4, है ना। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन, दोनों ही पार्ट हो गए इसके, एक पेज की जरूरत नहीं पड़ी हमें। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है कि प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं या उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे दिए जाएं, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर दिखाने के लिए हम यहाँ पर, पीछे भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, वही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए उन्होंने ए बी सी नाम दे ही रखा है, 3 - 2 + 4 B 1 1 1 एंड C -1 4 -2। ठीक है, सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाले, क्या बन जाएगा, 3i - 2j + 4k। फिर इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पता कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा i + j + k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट पता करें, सो -i + 4j - 2k, है ना। तो ये हमारे पास ए बी सी के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम दो वेक्टर बनाएंगे, जैसे ए बी एंड बी सी या ए बी और ए सी। एक बार हमने पीछे किया था ए बी और बी सी के साथ, तो वैसा ही कर ले, या आप कोई भी कर सकते हैं, ए बी ए सी भी कर सकते हैं, ए बी सी ए, वैसे कुछ भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन के साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए मैं ए बी वेक्टर लेके चलता हूँ। तो क्या बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो बी का पोजीशन वेक्टर है i + j + k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 3i - 2j + 4k। तो इनके ब्रैकेट ओपन कर लें, सो i + j + k और -3i + 2j - 4k, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया, -2i + 3j - 3k के इक्वल, इसको यही छोड़ देते हैं। एंड अब निकाल लेते हैं बी सी एक वेक्टर देखें तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, -i + 4j - 2k, है ना, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर i + j + k। तो इसके ब्रैकेट ओपन करें तो -i + 4j - 2k एंड -i - j एंड -k। तो इसको कंबाइन करें तो देखो -2i 4 एंड -1 + 3j एंड ये बन गया -3k। जबकि ये तो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया, ये तो देखिए एग्जैक्टली ए बी वेक्टर के इक्वल आ गया फ्रॉम 1 से, है ना। तो हम बोल सकते हैं हेयर बी सी एंड ए बी दोनों वेक्टर आपस में इक्वल आ गए। और दोनों वेक्टर इक्वल आने का क्या मतलब है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, बट इनमें तो बी जो पॉइंट है वो तो कॉमन है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड बी सी वेक्टर्स आर पैरेलल, कि ये तो पैरेलल है, बट फिर हम कहेंगे B इज़ अ कॉमन पॉइंट, है ना, कि वो इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट टू बोथ ए बी एंड
BC वेक्टर, तो ये किसकी पहचान है? दैट इज AB एंड BC वेक्टर्स आर कोलिनियर, कि ये कोलिनियर हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो AB एंड C पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को भी कोलिनियर बोल सकते हैं, और ये दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर होने का क्या मतलब है? कि वो एक ही लाइन पर है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल ऐसा ही हम एक पहले भी करके आए थे, ऐसा ही अब हमें सेकंड पार्ट में भी करना है। सेकंड पार्ट में फ़र्क इतना है कि हमें पोजीशन वेक्टर इस बार बनाने नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी हमें पोजीशन वेक्टर बनाकर दिए गए हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A -2 + 3i + 5k। सो गिवन में हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो उसको ऐसे लिख देते हैं -2i + 3j + 5k, है ना। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ B एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C, वो क्या क्या है? बिल्कुल सेम काम करने वाले हैं। I + 2 1 2 3 7i - k। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 7i - k। तो आप 0 को लिखना चाहें तो 0j ऐसे करके लिख सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है ना। अब फिर से वही काम करेंगे। ए बी एक वेक्टर तैयार करते हैं, जो कि क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर है I + 2j + 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A -2i + 3j + 5k। तो ब्रैकेट ओपन करें, सो I + 2j + 3k, ये क्या आ गया? +2i - 3j - 5k। सो ये बन रहा है हमारे पास 3i - j - 2k के इक्वल। एंड अब BC वेक्टर निकाल लेते हैं। BC वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, है ना। सो ये दोनों ही हैं हमारे पास। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है? 7i - k, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B है I + 2j + 3k के इक्वल। सो इसको सिंप्लीफाई करें, सो 7i - k माइनस I - 2j - 3k, तो ये बन गया 6i - 3j, सॉरी 2j, जे स्टार्टिंग में था ही नहीं, और माइनस का 4k। देखिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? 3i - j - 2k, है ना। और फ्रॉम 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। इसका मैं बाकी पार्ट ऊपर वहाँ कर देता हूँ। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं, देयरफॉर या हेयर हमारे पास जो BC वेक्टर है वो BC वेक्टर क्या बन गया? 2 टाइम ऑफ AB वेक्टर बन गया, है ना। तो सिंपली हमें फिर से क्या करना है? वही सेम लाइंस जो यहाँ हम यूज कर रहे थे वो एज इट इज़ यूज़ करनी है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी तो चेंज नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा आगे का काम कि भाई AB और BC ये क्या है? ये पैरेलल है, लेकिन फिर हमने उसमें देखा कि भाई B पॉइंट तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हुए। वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए। क्लियर था? सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD। हमें 4 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स, सॉरी 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, और हमें ये दिखाना है कि लाइन AB और CD जो है वो पैरेलल है। अरे फिर से सेम काम है ना। तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो इसमें भी हम क्या क्या
देख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं हमें, है ना। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, इसको अलग अलग स्पेसिफाई कर लेते हैं सारे। 4i प्लस 3j माइनस k, है ना। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ b, then position vector of c, then position vector of d. So b का पोजीशन वेक्टर है 5i प्लस 2j प्लस 2k, 2i माइनस 2j माइनस 3k, और d के 4i माइनस 4j प्लस 3k। अब देखिए हमें ए बी और सी डी दो वेक्टर बनानी है, दो लाइंस बनानी है, यानी दो वेक्टर ही बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं पहले ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसके इक्वल हो जाएगा ये, है ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, 5i प्लस 2j प्लस 2k के इक्वल, और फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होएगा, 4i प्लस 3j माइनस k के इक्वल। तो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है उसके तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया -4i माइनस 3j एंड प्लस k। तो ये 5 एंड 1 2j माइनस 3j माइनस j एंड 2k प्लस k 3k, तो ये आ गया। अब एंड हम निकालते हैं सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर के लिए हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को सब्ट्रैक्ट करना है। सो डी के पोजीशन वेक्टर हैं 4i माइनस 4j प्लस 3k, माइनस सी के पोजीशन वेक्टर हैं 2i माइनस 2j माइनस 3k के इक्वल। सो ये किसके इक्वल आ गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -2i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। तो ये 4 माइनस 2 2i, -4 प्लस 2 -2j एंड 3 और 3 6k। तो यहाँ से भी हम देखिए इसको बोल देते हैं 1, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या आ रहा है, i माइनस j प्लस 3k आ रहा है। और जबकि ये फ्रॉम 1 से किसके इक्वल है, ए बी वैक्टर के इक्वल है ना। यहाँ रेफरेंस हम दे देते हैं फ्रॉम 1। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं फिर ये क्या सिचुएशन आ गई कि जो सी डी वेक्टर है वो इस ए बी वेक्टर के 2 टाइम के इक्वल है। दैट इज़ ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी एंड सी डी वेक्टर्स आर पैरेलल। अब देखिए वेक्टर्स पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी लाइंस आर पैरेलल, कि लाइंस भी आपस में क्या हुई, पैरेलल हो गई। क्लियर। वेक्टर के पैरेलल होने का मतलब ये है कि भाई लाइंस भी आपस में पैरेलल होनी ही है, ठीक है। लेकिन वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है हमारे पास। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12th। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है, और हमें शो करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी हैं और ए बी जो है सी डी के हाफ के इक्वल भी है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही काम करना है यहाँ पर भी। आई थिंक हमारी ये सिचुएशन बनेगी कि जो सी डी वैक्टर है वो 2 टाइम ऑफ ए बी वैक्टर के इक्वल आ रहा है। तो अब 2 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो इधर से वो इधर चेंज होके 1/2 बन जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल सेम वैसा ही काम, है ना। सो फटाफट ये पॉइंट्स तो बता देते हैं, फिर इनके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। देखिए ए दे रखा है, बी हमारे पास आ गया 250 के इक्वल, सी 3 2 -3 है, एंड फाइनली डी 1 -6 एंड -1 है। नाउ अब हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, then position vector of C, and then position vector of D.
सो ए का पोजीशन वेक्टर तो हो जाएगा आसान सा i प्लस जे प्लस के, है ना। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i प्लस 5j एंड के वाला पोर्शन तो 0 है। सी का 3i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल एंड दैट वन इज i माइनस 6j माइनस के ये इक्वल आ गया। क्लियर। अब फिर से हमें ए बी और सी डी दो वेक्टर बनाने हैं। सो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। सो बी का पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 5j के इक्वल, फिर माइनस ए का है i प्लस जे प्लस के। तो ये किसके इक्वल आ गया 2i प्लस 5j माइनस i माइनस जे माइनस के। तो 2i माइनस i 5j माइनस 1j 4j एंड माइनस के यहाँ से बच गया। एंड अब हम निकाल लेते हैं एक सी डी वैक्टर। तो सी डी वैक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी ओ डी ऊपर है, तो देखिए डी है हमारे पास i माइनस 6j माइनस के माइनस सी का है 3i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है। सो इनकी वैल्यूज़ रखें। सो i माइनस 6j माइनस के माइनस 3i माइनस 2j प्लस 3k के इक्वल। सो i माइनस 3 माइनस 2i माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8j एंड प्लस 2k। तो देखिए इसमें से हम ले रहे हैं -2 कॉमन, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले को देखिए i पॉजिटिव है। सो ये बच जाएगा i प्लस 4j माइनस के, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 से ये ए बी वैक्टर लिखा जा सकता है ना। तो अब ये देखिए यहाँ से क्या बात चल रही है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ए बी वैक्टर है एंड सी डी वैक्टर है, ये दोनों वैक्टर क्या हैं, आपस में पैरेलल है। पैरेलल तो हमने प्रूव कर दिया। नाउ अब अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड करें तो इसको हम -1/2 सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। मैं ये मतलब इसको उठा के सी डी की तरफ ले गया जो कि हाफ में चला जाएगा, है ना। सो ए बी का मैग्नीट्यूड को हम स्केलर का मैग्नीट्यूड अलग और वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग ऐसे कर सकते हैं। अब स्केलर का मैग्नीट्यूड में हमारे पास जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा, है ना। और यहाँ सी डी का मैग्नीट्यूड, सो ए बी के मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स कि उसको हम ए बी के रूप में लिख सकते हैं। और सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम सिंपल सी डी के रूप में लिख सकते हैं। हमें वो वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अब लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, है ना। और देखिए हमें यही तो प्रूव करना था कि ए बी जो है वो सी डी के हाफ के इक्वल है और साथ साथ ए बी सी डी के पैरेलल है। ये ए बी के सी डी के पैरेलल हमने यहाँ पे दिखाई दिया था, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए होपफुली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चलिए देखिए ये भी मेरे को कुछ ऐसा सही लग रहा है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और अच्छा ना डिफरेंट है। एक डी पॉइंट पता करना है सच दैट कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी डी के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल है और साथ साथ ए बी और सी डी जो वैक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं। तो चलिए देखिए इसमें जो ये डी वेक्टर है, इस डी वेक्टर को हम कुछ लेट कर लेंगे टेम्परेरी और वहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो देखिए फटाफट मैं गिवन में जो है वो लिख देता हूँ। ए बी सी पॉइंट्स हमें गिवन में दे रखे हैं 2 -3 4 एंड सी दे रखा है -1 2 एंड 7। सो लेट कर लेते हैं डी पॉइंट को, ठीक है। सिंपल कोई XYZ ही बोल देते हैं या ABC बोलना चाहो ABC भी बोल दो, ठीक है। तो अभी एक एक करके इनके पोजीशन वेक्टर्स हम बता देते हैं। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ D। सो A का हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k
बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, एंड सी का हो जाएगा -i प्लस 2j प्लस 7k, एंड इसका हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। राइट, अब हमें ए बी और सी डी दो वेक्टर निकालने हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ के रिलेशन के साथ हम लेकर भी चलेंगे। सबसे पहले हम ए बी एक वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 2i। मैं इस बार ए का जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, तो ये कितना बन जाएगा? 2i माइनस 2i तो कैंसिल हो गया, ये देखिए ये वाला पोर्शन। सो -3 -1 माइनस का 4j, देन हमारे पास k एंड 1, तो ये k ही बच गया, ठीक है। एंड अब सी डी वैक्टर निकाल लेते हैं। सी डी वैक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, है ना। सो डी का पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, माइनस सी का पोजीशन वेक्टर है, साइन चेंज कर रहा हूँ तो प्लस i माइनस 2j माइनस 7k। तो अब i j के वाले ये साथ कंबाइन करें तो x प्लस 1i प्लस y माइनस 2j प्लस z माइनस 7k, ठीक है। अब इन्होंने हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। क्या? एक तो ए बी जो वेक्टर है वो हाफ ऑफ सी डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, एंड साथ साथ हमें ए बी और सी डी जो हैं वो पैरेलल भी दे रखे हैं। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ए बी वेक्टर है वो हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है ना। इन्होंने देखो यही तो दे रखा है हमें, तो उनसे डिसीजन क्या आया? डिसीजन ये आया कि वेक्टर्स के बीच में रिलेशन होगी, है ना। या हम 2 को इधर ले आएँ तो 2 टाइम ऑफ ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो अब ए बी की जगह हम ए बी की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम 1, और सी डी की जगह सी डी की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम 2 से। सो ए बी हमारे पास है -4j एंड प्लस के इक्वल, और सी डी है x प्लस 1i प्लस y माइनस 2j प्लस z माइनस 7k के इक्वल। और यहाँ वैल्यू कहाँ से आई है? फ्रॉम 1 एंड 2 से आई है, राइट। सो अब कंपेयरिंग का काम कर लें। कंपेयर का अगर हम करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए लेफ़्ट साइड में आई का कंपोनेंट 0 है, राइट साइड में आई का कंपोनेंट x प्लस 1 है, लेफ़्ट साइड में j का कंपोनेंट -8 है, राइट साइड में y माइनस 2 है, और लेफ़्ट साइड में k का कंपोनेंट 2 है, राइट साइड में z माइनस 7 है। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू -6 आ रही है ना, और z की वैल्यू 9 आ रही है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट डी कितना हो जाएगा? वो इक्वल हो गया -1 -6 9 के, है ना। यही तो दिखाना था हमें, यही हमें फाइंड आउट करना था बेसिकली। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, हमें ये प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ए बी बी सी सी ए, तीन वेक्टर निकाल लेते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, वो ट्राइंगल की साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? सो हमें गिवन क्या है? ए वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k, एंड सी वेक्टर 3i
प्लस जे प्लस 2k, वही 1 2 3 को आगे पीछे कर रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा ए बी बी सी और सी ए 3 वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, सो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि 2i प्लस 3j प्लस k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2i माइनस आई, 3j माइनस 2j j एंड k माइनस 3k माइनस 2k। एंड ऐसे ही अब बी सी एक वेक्टर निकाल लेते हैं। सो सी के पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, 3 माइनस 2 आई के इक्वल आ रहा है, जे माइनस 3 के माइनस 2j के इक्वल आ रहा है, एंड 2k माइनस k 1k के इक्वल आ रहा है। एंड इसी तरीके से अब सी एक वेक्टर निकाल लें। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2i, 2 माइनस 1 प्लस j एंड 2 माइनस 2 ए का पोजीशन वेक्टर में यहाँ 3 है, 3 माइनस 2 1 के। ठीक है, सो अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। सो ए बी मैग्नीट्यूड, इस ए बी मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर, दैट मीन्स 4 प्लस 1 एंड 1 √6। एंड इसी तरीके से बी सी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, यानी कि ये भी देखिए √6 आ रहा है। एंड इन द सेम वे सी ए वेक्टर भी निकाल लेते हैं, जो कि सी ए के रूप में लिखा जा सकता है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, दैट मीन्स √6। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर साइड्स ए बी बी सी and CA of triangle are equal। और एक ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होने का क्या मतलब है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। यही था सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, आई थिंक लास्ट ही है, लेट मी चेक, यस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू वैक्टर दे रखा है, पी एस वैक्टर भी दिया गया है। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर हमें दे दिए गए हैं। सो हमें पी आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और साथ साथ क्यू एस का भी मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। चलिए एक फिगर बना देता हूँ, उस फिगर से ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक हमने बना लिया पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, एक हमें पी क्यू वैक्टर दिया गया है, एक पी एस वैक्टर दिया गया है, और हमें मैग्नीट्यूड किसका पूछा गया है, इस पी आर वैक्टर का। ठीक है, तो ये पी आर वैक्टर जो है हम ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे, जो पी एस वैक्टर है वही ये क्यू आर वैक्टर नहीं हो जाएगा, है ना, दोनों पैरेलल है। सो इस वाले ट्राइंगल पर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो हमें पी क्यू भी पता है, क्यू आर भी पता है, तो पी आर वैक्टर निकाल सकते हैं, उससे हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। फिर क्यू एस वैक्टर और निकालना है, तो क्यू एस वैक्टर के लिए हम इस ट्राइंगल पर काम कर लेंगे कि क्यू पी प्लस पी एस इस क्यू एस के इक्वल होगा, है ना, तो वहाँ से हम अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फिगर बनाने से
कितना अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेशन जो है वो हमें पता चल गई। सो अब गिवन देखिए क्या क्या है। पी क्यू वैक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड पी एस वैक्टर हमें दिया गया है -i माइनस 2k। नाउ हम यहाँ से क्यू आर वैक्टर को निकाल लें। पहले क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम है ना। तो यहाँ से हमारा जो क्यू आर वैक्टर है वो भी किसके इक्वल आ गया, -i माइनस 2k के इक्वल आ गया। क्लियर? तो अब हम लेकर चलते हैं ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है उसको इन ट्राइंगल पी क्यू आर पे, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो उससे क्या होगा, ये जो पी आर वैक्टर है किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर वैक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब पी क्यू कितना है, 3i माइनस 2j के इक्वल है, प्लस सॉरी 2k भी रह गया था, फिर प्लस क्यू आर वैक्टर क्या है, क्यू आर वैक्टर है -i माइनस 2k के इक्वल। तो इनको कंबाइन करें तो ये कितना आ गया, 2i माइनस 2j और k तो ख़त्म ही हो गया। तो हमें पी आर वैक्टर मिल गया, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड भी अब बताया जा सकता है ना। यानी कि वो इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड जानना चाह रहे थे, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर जो कि कितना आ गया हमारे पास, 4 प्लस 4 √8। √8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम दूसरे क्यू पी एस ट्राइंगल पर यही ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर लेते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑन ट्राइंगल क्यू पी एस। तो उस पर देखिए क्या बनेगा, क्यू एस वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी एस वैक्टर के इक्वल हो जाएगा। जबकि हमारे पास क्यू पी तो है ही नहीं, हमारे पास पी क्यू है, तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो माइनस का हो गया, प्लस पी एस हमारे पास है ही। अब देखिए पी क्यू किसके इक्वल है, 3 माइनस 2 2 के इक्वल है, 3 माइनस 2 एंड 2 प्लस पी एस वैक्टर है हमारे पास -i और -2, जे है के है, के है -2 के इक्वल। तो ब्रैकेट ओपन करें तो -3i प्लस 2j -2k -i -2k है ना। तो इसको कंबाइन करें तो -4i, j तो अकेला है 2 और माइनस का 4k। तो अब क्यू एस भी आ गया, देयरफॉर हम इसका अब मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सो -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल आ गया, 16 प्लस 4 प्लस 16 यानी कि 36। 36 का क्या होता है, 6 है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड एक्सरसाइज है ना। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। क्वेश्चन समझ आए हैं, अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, है ना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, वो भी तो ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।